हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। ये इस चैप्टर के क्रिस्प नोट्स है। इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, डू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर क्लास 6 कैटेगरी ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ में 100% पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है एंड इट्स परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट रिविजन। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में इस चैप्टर में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सब एक जैसे दिखते हैं या जितने भी एनिमल्स हैं सब एक जैसे दिखते हैं। प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स की हाइट डिफरेंट होती है, प्लांट्स के फ्लावर्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं, उनके लीव्स डिफरेंट होते हैं, डिजाइन डिफरेंट होता है। लीव्स पे जो लाइंस होती है उनको वेन्स बोलते हैं, वेन्स का डिजाइन डिफरेंट होता है, रूट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेम विद एनिमल्स। कई एनिमल्स वॉक करते हैं, कई फ्लाई करते हैं, कई स्लिदर करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं। हम प्लांट्स एनिमल्स के एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडाप्टेशंस क्या होते हैं पहले वो समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट? इस वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब तो हमने कर लिया, वेराइटी होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब ये जरूरी क्यों है एनवायरनमेंट के लिए? इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है? देयर इज बैलेंस इन नेचर। देन बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स इंटरडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है? प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं दे रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, है ना। ट्रीज क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को। सो बर्ड्स एनिमल्स बिना ट्रीज के नहीं रह सकते। एट द सेम टाइम्स बर्ड्स एनिमल्स जो रिलीज करते हैं गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज को चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो देयर इज इंटरडिपेंडेंस। और बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। कैसे? फूड, मेडिसिन एटसेट्रा। एंड बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट्स क्लाइमेट। अगेन क्लाइमेट कैसे रेगुलेट करते हैं? से फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो वी गेट फ्रेश एयर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटिंग क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे पोल्यूशन तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइक ऑल माय अदर वीडियोस, इसमें भी मैंने बहुत सारी इमेजेस डाली है सो दैट यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज द आंसर। ठीक है, जो मेंबर्स हैं स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना, उसके बाद वीडियो देखना। इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डज बायोडाइवर्सिटी वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन? अब बायोडाइवर्सिटी वेरी क्यों करती है अलग अलग रीजन्स में? फॉर एग्जांपल एक रीजन माउंटेन्स ले लेते हैं, एक रीजन प्लेन्स ले लेते हैं। सो माउंटेन्स में, प्लेन्स में अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी क्यों है? अलग तरह के प्लांट्स क्यों हैं? अलग तरह के एनिमल्स क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि कैक्टस प्लांट जो है सिर्फ डेजर्ट में मिलता है, हमको प्लेन्स में नहीं मिलता या माउंटेन्स में नहीं मिलता? सो वो सब हम पढ़ने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी वेरी क्यों करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। जहां बायोडाइवर्सिटी वर्ड आ जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी वेरीज। Why does it vary? Because different regions have different climate, water availability and temperature conditions. अलग अलग regions का climate different होता है, water availability different होती है। कई जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, flooded रहता है, वहाँ अलग तरीके के plants होंगे। कई जगह arid होती है, dry होती है, desert होती है, वहाँ अलग तरीके के plants रहेंगे। And temperature conditions, कई जगह hot होती है, कई जगह बहुत cold होती है, वहाँ snowfall होती है। So basically different climate, water availability, टेम्परेचर कंडीशंस। सो बेसिकली 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हमको मेंशन करने चाहिए अपने आंसर में। प्लांट्स एनिमल्स क्या करते हैं? वो अडेप्ट कर लेते हैं टू दी स्पेसिफिक कंडीशंस ताकि वो जिंदा रह पाए, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एग्जाम्पल दे देंगे कैक्टस का एंड कैमल का। एडेप्टेशंस में कैक्टस और कैमल तो एवरग्रीन एग्जाम्पल्स है। क्या क्या इनके एडेप्टेशंस है वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। यहाँ वैसे मैंने मेंशन कर दिया है कि थिक स्टेम होता है वाटर को स्टोर करने के लिए, लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस। सो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना उससे वाटर इवेपोरेट होता है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जितना ये लीफ छोटा होगा
उतना कम इवेपोरेशन होगा, उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। तो कैक्टस तो डेजर्ट में ग्रो करता है, उसको तो चाहिए कि पानी जितना हो सके रिटेन रहे, वाटर लॉस हो ही ना। तो उसने क्या किया, लीफ की जगह ऐसे ऐसे कांटे स्पाइन्स कर लिए हैं। सो कैक्टस ने कहा कि मैं तो लीफ रखूंगा ही नहीं, मैं तो छोटे छोटे स्पाइन्स रखूंगा ताकि वाटर लॉस रिड्यूस हो जाए। और रूट्स जो होते हैं ना वो बहुत वाइड होते हैं ताकि वो रेन वाटर को, ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसे कैमल में हम्प होता है फूड को स्टोर करने के लिए। ब्रॉड फीट होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो सैंड में वॉक कर पाए। लॉन्ग क्यों होते हैं, ताकि इनकी बॉडी सैंड से, रेत से थोड़ी दूर रहे। आई लैशेस जो होते हैं इनके बहुत लंबे होते हैं ताकि आईज के अंदर डस्ट ना जाए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रुपिंग करनी क्यों जरूरी है। हम अभी बहुत सारी ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, कौन कौन सी ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम, तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। और कौन सी ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, लीफ वेनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि लीफ पे जो लाइंस हैं, वेन्स हैं, वो इस तरह से नेट डिजाइन है, जाली जाली की तरह डिजाइन है, या इस तरह से पैरेलल लाइंस है। हम रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रूट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं या रूट्स इस तरीके से हैं। हम सीड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो ग्रुपिंग होती क्या है, अरेंजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ग्रुपिंग करनी जरूरी क्यों है, ताकि प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 फीचर्स दैट शो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स अगर आप कहो कि अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं तो किस तरह के डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, आपने वो मेंशन करना है। जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके शेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, एंड फ्लावर्स जो होते हैं उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है, उनकी खुशबू डिफरेंट हो सकती है। दिस इज अ वेरी जनरल आंसर। आप रूट्स के बारे में भी लिख सकते हो कि प्लांट्स के रूट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन स्टेम एंड हाइट। जब हम हाइट की एंड नेचर ऑफ स्टेम की बात करेंगे तो प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इनका डिफरेंस क्या है एक बार हम समझ लेते हैं। अब ट्रीज तो बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, बट जो हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं ना, हर्ब्स स्मॉल होते हैं एंड श्रब्स आर स्लाइटली टॉलर देन हर्ब्स, ठीक है। सो इनको हम मीडियम साइज्ड बोल देते हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, ठीक है। हर्ब्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, ये टोमेटो प्लांट की इमेज है। दिस इज अ हर्ब। सो धनिया, पुदीना, ये सब हर्ब्स है क्योंकि इनके ग्रीन स्टेम होते हैं। जो श्रब्स होते हैं एक तो मीडियम हाइट होती है एंड इनके जो स्टेम्स होते हैं ना ये ब्राउनिश होते हैं, ग्रीन नहीं होते, दे आर ब्राउन वुडी, बट बहुत थिक नहीं होते। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, दिस इज अ रोज प्लांट, इट इज अ श्रब। जो स्टेम है वो ब्राउन है, ठीक है, इट इज नॉट ग्रीन। सो मोस्टली जितने भी फ्लावर्स हैं, मोस्टली द फ्लावर्स आर श्रब्स, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं बट मोस्टली फ्लावर्स जो है वो श्रब्स हैं। फ्लावर्स के अलावा लेमन प्लांट भी है, वो भी श्रब है। एक और मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन श्रब एंड ट्री। अब श्रब का भी ब्राउन स्टेम होता है, ट्री का भी ब्राउन वुडी स्टेम होता है। तो डिफरेंस क्या है श्रब और ट्री में, एक तो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम हाइट होते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो टॉल प्लांट्स होते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस है, जो श्रब्स है दे स्टार्ट ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड। एक मिनट, ये देखो ब्रांचेस यही निकल आए हैं, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। पर ट्री के ब्रांचेस देखो जमीन से कितना ऊपर निकले हैं। सो ट्रीज स्टार्ट ब्रांचिंग हायर अप फ्रॉम द ग्राउंड। सो श्रब्स में है मीडियम हाइट प्लांट्स विद मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड। स्टेम्स हार्ड होते हैं बट नॉट एज थिक एज ट्रीज, ठीक है। हर्ब्स के तो बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होते हैं। ट्रीज जो है वो टॉल प्लांट्स है जिनका हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम होता है। द ब्रांचेस स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम, ठीक है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सो दे स्टार्ट ब्रांचिंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड। एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कोई भी ट्री लिख देना। देखो ये हर्ब, श्रब्स, ट्रीज का जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यूज के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स रिविजन वर्कशीट में मैं 5-6 क्वेश्चन डाल रही हूँ इसको बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्लाइंबर्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके वीक स्टेम होते हैं, कमजोर होता है तो क्या होता है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो यू कैन सी दिस ग्रेपवाइन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो जो ग्रेपवाइन होता है या जो मनी प्लांट होता है, इनके स्टेम में इतनी ताकत नहीं होती, सो दे नीड सपोर्ट, सहारा टू ग्रो। सो दोज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स।
क्लाइंब करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। क्रीपर क्या होता है, जमीन में रेंगते हैं, क्रीप करते हैं, क्यों, इनके भी वीक स्टेम होते हैं। बट जो इनका फ्रूट या वेजिटेबल होता है ना, वो इतना हैवी होता है ना, जैसे वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, मस्क मेलन हो गया, इनका फ्रूट इतना हैवी होता है ना कि ये ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, ये फिर जमीन पे ही ग्रो करते हैं, ये जमीन पे ही फैल जाते हैं प्लांट्स। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। एग्जाम्पल वाटरमेलन, आप पंपकिन, मस्क मेलन कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज वेनेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स को उनके वेन्स, जो लीव्स में डिजाइन होता है, उसके हिसाब से कैसे ग्रुप करते हैं। फिर हम करेंगे प्लांट्स को उनके रूट्स के हिसाब से कैसे ग्रुप करते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं उनके 2 तरह के रूट्स हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं उनके 2 तरह के सीड हो सकते हैं, तो सीड्स के हिसाब से उनको कैसे ग्रुप करते हैं। फिर हम इनका आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, जिसपे क्वेश्चन आना ही आना है कि वेनेशन रूट्स और सीड्स का आपस में क्या रिलेशन है। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं कि इसको किस तरीके से याद करें, समझ ही नहीं आ रहा। एक बार ये तीनों टॉपिक आ जाए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, राइम बताती हूँ, फटाफट याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज वेनेशन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन फाउंड इन लीव्स, गिव 2 एग्जांपल्स। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ। तो जो लीफ पे लाइंस दिखती हैं वो वेन्स होती है, सो उनके अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। सो लीव्स में हमको 2 तरह के वेनेशन देखने को मिलते हैं, एक तो रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जो जाली की तरह होता है, नेट लाइक पैटर्न होता है ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडल वेन। सो दिस इज द थिक मिडल वेन एंड ये उसकी दोनों तरफ थिन वेन्स हैं। दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जांपल हिबिस्कस लीफ। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना लीफ, ग्रास लीफ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये एक फ्लो चार्ट गिवन है, ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 7 है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन में क्या है ना, डायरेक्टली नहीं पूछा कि एग्जाम्पल दो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन का, उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में पूछ लिया। कैसे, एक प्लांट है, प्लांट के लीफ है, यस लीव्स है। अब लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, अगर है तो एग्जाम्पल दो, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो एग्जाम्पल दो। सो ए के आगे क्या लिखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन का क्या एग्जाम्पल किया हमने, हिबिस्कस लीफ क्या, वो लिख सकते हैं। पीपल ट्री का जो लीफ होता है वो लिख सकते हैं। बी में क्या लिखेंगे, जिन लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, मतलब जिनका पैरेलल वेनेशन है, क्या लिखेंगे, बनाना लीफ लिख सकते हैं या ग्रास लिख सकते हैं। सो वही लिखना है हमने, ए पीपल लीफ लिख दो, बी बनाना लीफ लिख दो, ठीक है। इस तरह से हमने आंसर प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेनेशन खत्म हो गया, अब रूट स्टार्ट करते हैं। 2 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट कुछ इस तरह से दिखता है, एक मेन रूट होता है एंड साइड में छोटे छोटे रूट्स निकल रहे होते हैं। फाइब्रस रूट क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होता, जो बेस होता है स्टेम का, वहां से सारे रूट्स निकलते हैं। एक बार समझ लेते हैं इनका डिफरेंस। मैंने वाटर टैप रूट्स, वाटर फाइब्रस रूट्स इस तरह से नहीं किया है, डिफरेंस फॉर्म में करेंगे तो वो डेफिनेशंस भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। सो टैप रूट्स हैव वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट। फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव any main root, all the roots are thin and they arise from the base of the stem. Next, generally, और ये बहुत important है, plants with tap roots have reticulate venation. So जो tap roots होते हैं उनका ज्यादातर reticulate venation होता है, और जिन plants के fibrous roots होते हैं उनका ज्यादातर parallel venation होता है। So fibrous roots have parallel venation. tap root का example दे दो, hibiscus अभी हमने ऊपर किया reticulate venation में। सो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट होगा, ऐसी मस्टर्ड हो गया। फाइब्रस में क्या है, ग्रास, वीट। तो इसको याद कैसे करें, एक तो ये याद कर लो, PR और FP। अब ये कैसे याद होंगे, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, आप इसका कोई फुल फॉर्म बना लो। मैंने बनाया है तेनाली रामन, क्यों बनाया है अभी हम सीड्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने तेनाली रामन क्यों बनाया है, ठीक है। एंड FP का मैंने बनाया है फाउंटेन पेप्सी। सो इस तरह से करोगे कभी नहीं भूलोगे, तेनाली रामन याद रहेगा ना, तो TR टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन, फाउंटेन पेप्सी फाइब्रस रूट पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मनोज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन,
वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रैडिश फ्रॉम द सॉइल। रैडिश मतलब मूली। ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है ये रैडिश की इमेज है। सो मूली क्या है, पेड़ों पे थोड़ी ना ग्रो करती दिखती है, ये एक रूट है, जस्ट लाइक कैरेट, पोटैटो। अब मन्नू की मम्मी ने मन्नू को क्या बोला कि रैडिश एक काइंड ऑफ रूट है। नाउ यू हैव टू एग्जामिन रैडिश एंड राइट कि ये कौन सा रूट है। इज इट अ टैप रूट और इज इट अ फाइब्रस रूट? व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द रैडिश प्लांट? सो रैडिश इज एन एग्जांपल ऑफ टैप रूट सिस्टम। देखो ये जो है ये मेन रूट है एंड ये साइड में साइड रूट्स निकल रहे हैं मेन रूट से। नो बिकॉज दिस इज अ टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट के साथ कौन सा वेनेशन आपको देखने को मिलेगा? सो तेनाली रामन, TR। सो आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है इन रैडिश प्लांट। इस तरह से होता है मूली के पत्ते। अगली बार मूली घर में आएगी तो देखना। सो लीव्स ऑफ रैडिश प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह का आपको जाली का डिजाइन दिखेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रूट्स खत्म हो गए, सीड्स पे आते हैं अब हम। व्हाट आर डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये वर्ड कोटिलिडन क्या होता है। अब जो सीड होता है ना, सीड के अंदर एक टाइनी सा प्लांट होता है। इस टाइनी प्लांट को कोटिलिडन बोलते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ फूड स्टोर फॉर द प्लांट। जब तक प्लांट ग्रो नहीं करेगा, उसके लीव्स नहीं ग्रो होंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। जब तक वो लीव्स नहीं ग्रो करते और प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाना स्टार्ट कर सकता थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो कोटिलिडन्स होते हैं ये सीड को उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ देयर आर सम प्लांट्स जिनके सीड्स में एक कोटिलिडन होता है। एग्जाम्पल जो मक्की का दाना होता है, कॉर्न, मेज, ठीक है। और कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनके 2 कोटिलिडन होते हैं, जैसे राजमा हो गया, चना हो गया। चना मतलब चिकपी, ठीक है, या आलमंड हो गया। सो इनके क्या होते हैं? 2 कोटिलिडन्स होते हैं। कुछ इस तरह से दिखते हैं डाइकोटिलिडन और इस तरीके से दिखते हैं मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन को मोनोकॉट भी बोलते हैं, डाइकोटिलिडन को डाइकॉट भी बोलते हैं। मोनो मीन्स 1 and di means 2. So plants that have seeds with 1 cotyledon are monocots, example maize, and plants that have seeds with 2 cotyledons are dicots, example kidney beans यानी कि राजमा। नेक्स्ट करते हैं, what is the relationship between the seed type, root type and leaf venation in plants? ये किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे, इन्हीं वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, तो हम ये लिख पाएंगे। अब मोनोकॉट्स जो होते हैं यानी जिन सीड्स का एक कोटिलिडन होता है उनका मोस्टली पैरेलल वेनेशन होता है एंड फाइब्रस रूट्स होते हैं। जो डाइकॉट्स होते हैं उनका ज्यादातर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट्स होते हैं। अब इसको कैसे याद करें? फाइब्रस रूट्स और पैरेलल वेनेशन को कैसे याद करेंगे? FP, फाउंटेन पेप्सी। एंड टैप रूट्स और रेटिकुलेट वेनेशन को कैसे याद कर सकते हैं? TR, तेनाली रामन। अब जो फाइब्रस रूट्स और पैरेलल वेनेशन है वो ज्यादातर मोनोकॉट्स में होते हैं, तो M का क्या बनाए? ऐसा बना देते हैं कि फाउंटेन पेप्सी मजेदार है, ठीक है। अब जो डाइकॉट्स होते हैं उनके टैप रूट्स होते हैं ज्यादातर और रेटिकुलेट वेनेशन होता है, TR। अब D से क्या बनाए तेनाली रामन के आगे? सो तेनाली रामन का तेज दिमाग है। सो इस तरह से तेनाली रामन के आगे आपने D भी फिट कर दिया। सो टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकॉट। फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट। आगे करते हैं। जनरली द रिलेशनशिप इज, जो मोनोकॉट्स होते हैं दे हैव पैरेलल वेनेशन इन लीव्स एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, लाइक आई सेड FP। एंड जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड टैप रूट सिस्टम होता है, TR। एग्जाम्पल लिख देंगे दोनों के। मोनोकॉट का एग्जाम्पल लिख दो मेज एंड डाइकॉट का एग्जाम्पल लिख दो किडनी बीन्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगेन NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। This is question number 9 on page number 33 of the book. So ये टेबल गिवन है, डाइकॉट, टैप रूट। सो आपने एग्जाम्पल देना है, कोई भी एग्जाम्पल दे देना। आई हैव टेकन किडनी बीन्स, ठीक है। ऐसी मोनोकॉट, फाइब्रस रूट, आपने एग्जाम्पल देना है। मोनोकॉट का क्लासिक एग्जाम्पल है मेज। अब आगे क्या क्वेश्चन है? व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप A हैव? अब सीड की बात कर लिए, रूट की बात कर लिए, क्या बच गया? वेनेशन बच गया। सो वेनेशन की बात कर लेंगे कि जो ग्रुप A के प्लांट्स हैं, ग्रुप A के प्लांट्स क्या हैं? डाइकॉट्स। उनका कौन सा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और जो मोनोकॉट्स है, ग्रुप B के प्लांट्स हैं, उनका कौन सा वेनेशन होगा? फाइब्रस रूट्स है,
पैरेलल वेनेशन होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। Here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? So एक इमेज wheat seeds की given है और एक kidney beans की इमेज given है। आपने इनके roots and venation के बारे में कमेंट करना है। So first you have to identify whether it's a monocot or a dicot. Simple. अब जो wheat है वो एक monocot है और जो kidney bean है वो dicot है। The moment you know whether it's a monocot or a dicot, you can tell about roots and leaf venation very easy. So monocot means fibrous roots and parallel venation. Fountain, Pepsi, मजेदार है. Simple. And the moment it is a dicot like kidney bean, it has reticulate venation and tap roots. 15th question करते हैं, what are sacred groves and how do they protect biodiversity? ये sacred groves क्या हैं? Sacred groves वो undisturbed patches है forest के जो local communities protect करती हैं. This is a community protected treasure of biodiversity and here no one is allowed to harm animals, cut trees or disturb the एरिया। चैप्टर के लास्ट पेज में गिवन है सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सो दे आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट एंड इनके साइजेस वेरी कर सकते हैं फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इधर ट्री कटिंग, हंटिंग, ये सब एक्टिविटीज बैंड होती हैं, सो दे आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डू एनिमल्स शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड मूवमेंट। अभी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि हमको प्लांट्स की क्या क्या वैरायटी दिखती है, क्या क्या डाइवर्सिटी दिखती है। हमने अब एनिमल्स की वैरायटी बतानी है, डाइवर्सिटी बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट क्या हो गया? रहने की जगह। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? कई एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कई एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कई लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, कई एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं। वो सब हमें इस आंसर में लिखना है। और एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में, कई एनिमल्स वॉक करते हैं, कई स्लिदर करते हैं, कई फ्लाई करते हैं, कई स्विम करते हैं। सो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एग्जांपल काउस। सम लिव ऑन ट्रीज, एग्जांपल बर्ड्स, मंकीज भी लिख सकते हो आप इसमें। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, एग्जांपल फिश। एंड सम एनिमल्स लिव बोथ इन लैंड एज वेल एज वाटर, एग्जांपल frogs. Diversity based on movement. Now different animals move differently. Example, birds क्या करती है? Wings use करती है fly करने के लिए. Cows क्या करते हैं? अपने legs use करते हैं walk करने के लिए. Fish क्या करती है? Fins use करती है swim करने के लिए. Very easy. ये सब बहुत general questions हैं. Next करते हैं question number 16. What are adaptations? 1 mark के लिए बहुत important है. Adaptation की definition हमको पता होनी चाहिए. And you have to give 2 examples from plants or animals. Adaptations क्या होते हैं? स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी सहायता से, जिसकी वजह से प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। Simple. So adaptations are special features that enable plants and animals to survive in a particular region. क्या लिखना जरूरी है इसमें हमको? स्पेशल फीचर्स लिखना बहुत जरूरी है। अब हमने इसमें 2 एग्जाम्पल देने। कौन से 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैक्टस का दे देते हैं, दियोदार का दे देते हैं। कैक्टस कहाँ मिलता है? डेजर्ट में मिलता है, ठीक है, तो डेजर्ट हैबिटेट है। इनके जो होते हैं थिक एंड फ्लैशी स्टेम होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये स्टेम है कैक्टस का। ये क्यों उतना थिक एंड फ्लैशी होता है? क्योंकि ये वाटर स्टोर करता है। अब ये जो सेकंड पिक्चर है, ये है दियोदर ट्री की। ये कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स में मिलते हैं। क्या खास बात होती है? ये कॉनिकल शेप के होते हैं। ये कॉनिकल शेप के क्यों होते हैं? ताकि जब स्नोफॉल हो तो स्नो स्लाइड कर जाए नीचे, ठीक है। सो दे हैव कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस भी ना ऐसे नीचे की तरफ स्लोप कर रही होती है। एक तो शेप कॉनिकल होता है, फिर ब्रांचेस भी ऐसे नीचे की तरफ स्लोपिंग होती है, सो दैट स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली। सो दिस इज द रीजन जो पहाड़ों पे घर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, इनके स्लैंटिंग रूफ होते हैं। सेम रीजन, सो दैट स्नो स्लाइड्स ऑफ इजीली। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नाउ प्लांट्स सच एज rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions. Yes, no, explain. So rhododendron एक प्लांट है जो आपको माउंटेन्स में मिलता है। अब ये जो पहली और दूसरी इमेज है, ये दोनों rhododendrons हैं, बट देखो कितने डिफरेंट लग रहे हैं। क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है वो पढ़ेंगे हम इस आंसर में। जो पहली इमेज है वो है rhododendron nilgiris के।
ये नीलगिरीज पे मिलते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है और जो पत्ते होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां जो है ना बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ताकि वो तेज हवाओं को झेल पाए, so that they can survive through the heavy winds. That is why they are of shorter height and have smaller leaves. जो रोडोडेंड्रन सिक्किम के हैं, they are comparatively taller. ठीक है, so इसका आंसर होगा yes. Plants such as rhododendrons exhibit different features in different regions to survive. So पहली लाइन जो होती है yes no के क्वेश्चंस में yes या no लिख के, वो तो हमको क्वेश्चन ही उतारना होता है। आंसर की प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। They are found in Nilgiris as well as Sikkim. एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बैंक में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, हाउ आर कैमल्स एडेप्टेड टू लिव इन हॉट डेजर्ट्स। हमारी एनसीईआरटी में कैमल का टॉपिक थोड़ा डिटेल में कवर्ड है। मैंने इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ कैमल लिविंग इन हॉट डेजर्ट के अडेप्टेशंस किए हैं। जो टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट होगी उसके अंदर मैं इसके डिटेल क्वेश्चन टेकअप करने वाली हूँ। सो बेसिकली कैमल सिर्फ हॉट डेजर्ट में नहीं मिलते, कोल्ड डेजर्ट में भी मिलते हैं। सो जो सेकेंड इमेज है दैट इज द इमेज ऑफ अ कैमल विच इज फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। इसका सिंगल हम्प है, इसका डबल हम्प है। सो ये मैंने बहुत डिटेल में टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में लिए है। हर चीज मैं इसमें डालूंगी ना इस क्वेश्चन बैंक में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दैट इज द रीजन मैंने इसमें नहीं डाला। सो एडेप्टेशंस ऑफ कैमल्स टू लिव इन हॉट डेजर्ट्स आर लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स to help them walk on sandy desert without sinking. Without sinking मतलब ताकि उनके पैर रेत में ना धंसे। So जो legs होती है वो long होती है ताकि जो उनकी body है वो heat of the sand से दूर रहे। And जो hooves होते हैं वो broad होते हैं, they have broad feet। फिर एक hump होती है इनकी, ये hump क्या करती है? Food को store करती है ताकि जब फूड की कमी हो, जब फूड की स्कार्सिटी हो तो वो रह पाए। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैमल्स होते हैं दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, दे हैव अ ड्राई डंग एंड दे डोंट स्वेट। सो दिस इज द रीजन दे आर एबल टू सर्वाइव इवन इफ देयर इज वाटर स्कार्सिटी। ये वाटर लॉस ताकि बॉडी से ना हो उससे एडेप्टेशंस है थर्ड पॉइंट में। अब ये तो सिंपल अगर क्वेश्चन आ गया हम लिख देंगे। इसमें से किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब सर्वाइवल कंडीशन क्या है? विदाउट फूड। कैमल को बहुत दिनों तक बिना खाने के रहना पड़ता है क्योंकि देयर इज फूड स्कार्सिटी इन डेजर्ट। सो क्या एडेप्टेशन है कैमल की? इट स्टोर्स फूड इन हम्प, सो हम्प इज द एडेप्टेशन। फिर विदाउट वाटर रहना पड़ता है, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। सो क्या एडेप्टेशंस किए हैं कैमल ने वाटर स्कार्सिटी में रहने के लिए? इट एक्सक्रीट्स लेस यूरिन, इट्स डंग इज वेरी ड्राई एंड इट डजंट स्वेट। उसके बाद कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। इट कैन वॉक इजिली इन द डेजर्ट। हाउ? क्योंकि उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं एंड वाइड हूव्स होते हैं। सो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? विच एडेप्टेशन अलाउज द कैमल टू वॉक इजिली इन अ डेजर्ट? उसका आपने ये आंसर लिखना है, विच एडेप्टेशन अलाउज कैमल टू लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। तो आपने ये लिखना है, विच एडेप्टेशन अलाउज कैमल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज। तो आपने हम्प के बारे में लिखना है, ठीक है। दिस इज द रीजन मैंने ये वाला टेबल बना दिया, बिकॉज किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं अच्छे से, बट कोई भी टीचर दुनिया में वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो नहीं बता सकती ना, हाँ कि यही क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। What is habitat? Give two examples. Habitat कौन सी जगह होती है? वो जगह जहाँ plants animals रहते हैं उसको habitat बोलते हैं। So the place where plants and animals live is called their habitat. Example क्या देंगे habitat का? Camel का habitat क्या है? Hot या cold desert. Sea turtle का habitat क्या है? Sea या ocean. Next करते हैं question number 21 करते हैं। Write the differences between terrestrial and aquatic habitats with example. जो land habitat है उसको terrestrial बोलते हैं and जो water habitat है उसको एक्वेटिक बोलते हैं। सो फर्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है वो लैंड हैबिटेट की है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की है। सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है वो है एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन terrestrial habitats and the plants and animals which live in water are said to live in aquatic habitats. Habitat का एग्जाम्पल देना है, प्लीज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एग्जाम्पल मत दे के आना। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या हो गया? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन। एंड एक्वेटिक हैबिटेट क्या हो गया?
पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस। क्वेश्चन होता है एक्वेटिक हैबिटेट एग्जांपल दो, एंड बच्चे लिख के आ जाते हैं डॉल्फिन, व्हेल, फिश। नो, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए। सो इस तरह के डायग्राम को आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस तरह के डायग्राम को बोला जाता है वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो इस तरह से आउटर पार्ट में लिखा जाता है, और जो सिमिलैरिटी होती है ना वो ओवरलैपिंग एरिया में लिखी जाती है। सो ए में हमें क्या लिखना है, एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस में लिखने हैं, हमने बी में लिखना है। एंड जो एनिमल्स दोनों हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब लैंड में भी एंड वाटर में भी, वो हमने सी में लिखने हैं। पहला एनिमल है हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, लैंड में रहता है। लैंड में रहता है, वेरी इजी, तो हॉर्स आ जाएगा टेरेस्ट्रियल में, बी में। डॉल्फिन, डॉल्फिन वाटर में मिलती है। फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, सो फ्रॉग विल कम इन सी। शीप, शीप लैंड में रहता है। क्रोकोडाइल, नो क्रोकोडाइल ऑल्सो लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, सो क्रोकोडाइल सी में आ जाएगा। स्क्विरल, स्क्विरल लैंड में रहता है। वेल्स वाटर में मिलते हैं। अर्थवर्म्स का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड में रहते हैं। पिजन का भी लैंड हैबिटेट हो गया। टॉर्टोइज विल कम हियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर एम्फीबियंस। ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रॉग्स, न्यूट्स, सैलमेंडर्स। आपकी बुक में खाली शायद फ्रॉग्स ही गिवन है, बट हमको पता होने चाहिए 2-3 एम्फीबियंस के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन प्लेन्स। सो ये पहली इमेज जो है ये हमारे माउंटेन गोट की है, और जो दूसरी इमेज है वो है प्लेन्स में रहने वाली गोट की, ठीक है। नाउ पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज डिफरेंसेस। अब रीजन क्या है, रीजन तो यही है क्योंकि उनका हैबिटेट डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंसेस है उनके फीचर्स में। तो पहले हम सिमिलैरिटीज देखते हैं। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं भाई, सो बोथ आर गोट्स, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। फिर दोनों हर्बीवोर्स हैं, दोनों प्लांट्स खाते हैं। एंड बोथ हैव हूव्स एंड हॉर्न्स, दोनों के हूव्स हैं एंड दोनों के हॉर्न्स हैं। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अब जो माउंटेन गोट होती है ना, उसकी जो फर होती है वो बहुत थिक होती है, लॉन्ग होती है। क्यों, ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा पाए, सो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर्स। जो प्लेन्स की गोट है ना, उसकी फर बहुत शॉर्ट होती है और बहुत थिन होती है। इतनी मोटी फर होगी ना, फिर तो वो बेचारा गर्मी में ही मर जाएगा। प्लेन्स में ज्यादा ठंड थोड़ी ना पड़ती है, सो थिनर शॉर्टर फर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो माउंटेन गोट होते हैं ना, उनके लेग्स शॉर्ट होते हैं एंड स्पेशल हूव्स होते हैं। सो यू कैन सी ये जो लेग्स हैं इनके कितने शॉर्ट है, और ये लेग्स देखो आप डेन्स गोट के। एंड जो हूव्स होते हैं वो स्पेशल होता है। अगर आप माउंटेन्स में कभी गए हो तो बहुत ही रॉकी होता है, द टेरेन इज वेरी रॉकी देयर, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट स्लिपरी। सो उनके हूव्स ऐसे होते हैं ताकि उनका बहुत अच्छा ग्रिप आ पाए, वो नीचे खाई में ना गिर जाए ताकि। सो दे हैव हूव्स विद रफ टेक्सचर, मतलब स्मूथ नहीं होते उनके हूव्स, ताकि उनका रॉकी सर्फेसेस पे बेटर ग्रिप आ जाए। जो प्लेन्स के गोट होते हैं उनके लेग्स लंबे होते हैं, हूव्स जो होते हैं दे आर सूटेड टू वॉक ऑन फ्लैट लैंड्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगेन ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। इस तरह के क्वेश्चंस को ही कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, कंसेप्ट पता है ना तो बहुत ईजी होता है, बहुत स्कोरिंग होते हैं ये, ठीक है। एक डक गिवन है, एक पिजन गिवन है। अब हमको डिफरेंसेस ऑब्जर्व करने हैं। कौन से डिफरेंसेस, इनके फीट में क्या डिफरेंसेस हैं। सो ये डक का फीट है, ये पिजन का फीट है। एंड विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट अ डक हैज वेब्ड फीट। क्लोजअप देख लेते हैं एक बार इनके फीट का। ये इस तरह से होता है वेब्ड फीट, और ये पिजन के इस तरीके से होता है। डक के वेब्ड फीट क्यों होते हैं, क्योंकि इसको स्विमिंग करनी होती है, ठीक है। और पिजन को क्या करना होता है, स्विमिंग थोड़ी ना करनी होती है, इसको तो जाके ट्रीज पर बैठना होता है। सो इस तरह के क्लॉज होंगे, इस तरह के टोज होंगे, तभी तो वो ग्रिप पाएगा उसका ब्रांच पे। सो बेसिकली ट्री पे बैठने को क्या बोलते हैं, perch. So these birds have to perch on trees. That's why they have these type of toes. So difference लिख देते हैं, duck feet webbed, pigeon feet are regular bird feet with separate toes. जो duck feet है, it is adapted for swimming या walking on soft mud. ठीक है, pigeon feet जो it is adapted for perching. Perching मतलब sitting on trees, मैंने बता दिया आपको, and walking on solid ground. सो डक क्या करता है, पेडल्स की तरह यूज करता है स्विमिंग करने के लिए अपने वेब फीट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडेप्टेशंस हेल्प डक्स स्विम इफेक्टिवली? डक्स कौन से एडेप्टेशंस की वजह से इफेक्टिवली स्विम कर सकती है? हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया, डक्स हैव वेब्ड फीट। सो ये क्लियर वाटर इमेज है, किस तरह से जो डक के फीट है वो पेडल्स का काम कर रहे हैं। अब जो डक की बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है, इट इज अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, सो इट कैन इजिली नेविगेट इन वाटर, इट कैन इजिली मूव इन वाटर। एंड जो डक के फेदर्स होते हैं ना, दे आर कोटेड विद ऑयल, ऑयल कोटेड वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं। ऑयल कोटिंग से क्या होता है, एक तो जो डक होती है ना वो ड्राई रहती है, जो फेदर्स होते हैं ना वो पानी रोक लेते हैं, बॉडी तक नहीं जाने देते। सो दीज ऑयल कोटेड वाटरप्रूफ फेदर्स कीप्स द डक ड्राई एज वेल एज वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, खत्म होने वाली है ये वर्कशीट, 31-32 क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 27, as the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. Obviously कोई बिल्डिंग बनानी होगी, घर बनाने होंगे, फैक्ट्रीज बनानी होंगी, तो पेड़ कटेंगे तभी तो जगह मिलेगी ह्यूमंस को, तो ट्रीज आर बीइंग कट, इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इससे हमारे सराउंडिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको बेसिकली ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है इस क्वेश्चन में, एंड हाउ कैन वी एड्रेस दिस चैलेंज, इस डिफॉरेस्टेशन की समस्या का क्या समाधान है, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो द इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन फॉरेस्ट ऑन आवर सराउंडिंग्स, ट्रीज कट होने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कट होते हैं तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं। सॉइल इरोजन क्यों होता है, जो ट्रीज होते हैं ना, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करते हैं, पानी के साथ वॉश अवे नहीं होने देते सॉइल को। सो अगर ट्रीज कट होंगे तो जो टॉप लेयर है सॉइल का वो इरोड हो जाएगा, तो सॉइल इरोजन होगा, एंड इट इंक्रीजेस एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं ना ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होएगी फिर। अब जो क्वेश्चंस है वो जनरली है, टेक्निकल वाले सारे खत्म हो गए। नाउ हाउ कैन यू एड्रेस दिस चैलेंज? ऑब्वियसली एफॉरेस्टेशन, ट्रीज प्लांट करके अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एंड यूजिंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द नीड फॉर वुड। जब भी रफ वर्क करो please use recycled notebooks. Next, what happens when habitats are damaged? How does it affect biodiversity? जब habitats damage होते हैं तो क्या होता है, plants and animals lose their food and shelter. This leads to loss of biodiversity. ये loss of biodiversity word बहुत important है इस आंसर में, this is a key word. When habitats are damaged, it leads to loss of biodiversity because organisms cannot survive without their suitable habitat. Simple. As a result, many species जो पहले बहुत common होती थी have now become rare or they are extinct, they have disappeared completely. Example जो हमारी बुक में given है वो कौन कौन से given है, बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इनकी इमेजेस हैं। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है, क्यों डिक्लाइन हुई है, ड्यू टू हैबिटेट लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत सिंपल है, इन व्हाट वेज डज ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर सम काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन योर एरिया। सो ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट करती है, ऑब्वियसली नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस हम फर्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। कटिंग क्यों हो रही है फॉरेस्ट की, फॉर फार्मिंग, सिटीज, लॉगिंग, लॉगिंग मतलब वुड कटिंग। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट जो है एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो खत्म हो रहा है। फिर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इससे वाइल्ड लाइफ हार्म हो रहा है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, एंड क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। किस तरह से आप बायोडाइवर्सिटी को अपने एरिया के प्रोटेक्ट कर सकते हो? अब यू कैन नॉट लीव इट ऑन द गवर्नमेंट, ये तो सरकार का काम है भाई, हम क्या कर सकते हैं, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। किस तरह से, ट्रीज प्लांट करो, डोंट हैव दोस प्लास्टिक के प्लांट्स इन योर हाउस। इंडोर डेकोरेशन के लिए ठीक है, यू डोंट वांट टू हैव नेचुरल प्लांट्स इनसाइड द हाउस क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह इश्यूज होते हैं, बट बालकनीज वगैरह में ट्राई टू हैव प्लांट्स। सो ग्रोइंग मोर ट्रीज टू रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हंटिंग एक्टिविटीज अवॉइड करके। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कौन सी हो जाती हैं, जब फार्मिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है तो इको फ्रेंडली मेथड्स यूज होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो सारा वेस्ट वाटर
वाटर रिवर में जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ मेथड इस तरह से निकालना चाहिए कि उस वाटर का ट्रीटमेंट हो, रिसाइकल हो वो वाटर, वरना एक्वेटिक लाइफ की तो बैन बच जाती है ना। वाटर पोल्यूशन तो हमने पढ़ा हुआ है। एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन, वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए, प्लास्टिक यूज को कंट्रोल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज जानकी अमल? मेंशन एनी 2 contributions मेड बाय हर। जानकी अमल के बारे में हमारे बुक में पेज नंबर 22 में गिवन है। ये इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी एनवायरमेंटल वर्क पे, एंड शी डॉक्यूमेंटेड इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी, एंड शी वाज द हेड ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी, एंड शी प्लेड अ की रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है ये नेक्स्ट पेज में गिवन है। इसका क्वेश्चन मैंने टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में भी लिया है और अभी हम क्वेश्चन बैंक में भी करेंगे। This is the real story of a forest in the Panakkad district of Kerala. It's about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. So केरला में एक एरिया था जिसका नाम था साइलेंट वैली, ठीक है। वहां क्या हो रहा था, वहां से एक रिवर पास होती थी, कुंथीपुजा रिवर। वहां एक प्रपोजल था एक डैम बनाने का, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का। सो वहां जो रहने वाले लोग थे उन्होंने 10 years तक रेजिस्ट किया, उन्होंने लीगल केस फाइट किया, बहुत न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, बहुत पेटिशंस गई, एंड फाइनली ये जो डैम का प्रोजेक्ट है इसको रद्द कर दिया गया। एंड ये जो लोगों ने एफर्ट किया, दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। So Janki Amal एक Indian botanist थी. She was the head of Botanical Survey of India. She worked to protect India's plant biodiversity. What are her important contributions? एक तो आपने Save Silent Valley Movement इतना ही लिखना है, that she played an important role in Save Silent Valley Movement. This is the most important point in this answer. And she helped to document and preserve India's rich plant diversity. और अभी हमने किया सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, उसके बारे में यहाँ लिखना है। द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट was started to protect safe silent forest in Kerala. People opposed the construction of a hydroelectric dam that would have destroyed the forest and its rich biodiversity. So क्या क्या किया लोगों ने? Public awareness create की, protest किए, legal action लिया, and the movement succeeded in saving the silent valley. Last question of this chapter, why Salim Ali called the Birdman of India? ये given है हमारे book के page number 27 में। ये है सलीम अली, he is called the Birdman of India. Why is it so? So he traveled across India to observe diversity in birds. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Kyoledio National Park in Bharatpur in Rajasthan and Ranganath Hittu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are examples of the regions he preserved. उन्होंने एक लैंडमार्क सीरीज लिखी ऑफ 10 बुक्स। ये 10 बुक्स किसके बारे में थी? बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। दैट इज व्हाई ही वाज रेफर्ड टू एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया एंड ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976। ये सारे मैं टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में लेने वाली हूँ। ये जितने भी इस तरह के टॉपिक्स हैं ये सारे हमारे टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाई सलीम अली कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? सलीम अली इज कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव वर्क ऑन इंडियन बर्ड्स एंड his famous books on birds of Indian subcontinent. याद रहे तो लिख देना, series of 10 books. And with this हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। यू कैन डाउनलोड दिस PDF बाय बिकमिंग अ चैनल मेंबर। प्लीज ध्यान से मेंबरशिप कैटेगरी ज्वाइन करना, गलत कैटेगरी ज्वाइन करोगे तो फिर इसका PDF लिंक नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू ज्वाइन मास्टर स्कॉलर क्लास 6 कैटेगरी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।